हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग लास्ट पार्ट जब स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन, तो हम लोग सबसे पहले उठाएंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि उस तरीके के क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम कितने पूछे गए हैं। तो 1 to 1 हम एज पर द टॉपिक यहाँ पर डील करेंगे, एंड एज पर द टॉपिक हम सारे क्वेश्चन को थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी उनके चेक करने हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल बेस तो ये पार्ट है ही। तो प्लीज गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर प्लीज एंड स्पेशल कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। देखिए, अब ये जनाब चाहते हैं आपको टोटली गलत करवाना, क्योंकि आपको सही आंसर रटे हुए होते हैं, दिमाग में वही बसे हुए होते हैं, और पूछ लेते हैं वो फट से क्या कि इनकरेक्ट पिक करो, और हम कहाँ चलते हैं कि नहीं हमें सब आता है, और हम उसी जोश के साथ में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भूल के अपने अकॉर्डिंग टिक कराते हैं। तो अब प्लीज फिर से कहूंगी, हर क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज को पिक करना है, क्या पूछा गया है। दे वांट द इनकरेक्ट आंसर और दे वांट द करेक्ट आंसर। अब यहां कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। अब आपको इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है वो बताना है। होपफुली सबसे पहले ये बात याद आ जानी चाहिए कि आपके साथ मैंने दो चीजें डिस्कस की थी। क्या क्या? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन किए थे या नहीं? और वहां मैंने आपको यह बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है जिसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, बट उसको मतलब है कि रिएक्शन इनिशियल और फाइनल में क्या हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट किस पाथ से, कैसे, क्यों, क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और पाथ फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन द पाथ विच इट फॉलोड। तो हमें ये दोनों चीजें याद आ गई हैं। अब हमें यहां पर पिक करना है कि कौन सा इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करूं, दैट इज Q प्लस W, तो क्या ये तुमको इंटरनल एनर्जी का केस नहीं दिखता है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस W। अब जब अगर पिक कर लिया कि ये है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो स्टेट फंक्शन है। ठीक है। सेकंड में आपको क्या कहा गया है? Q, सिर्फ हीट पूछा गया है, तो यहां हम एक बार को कह सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन नहीं होगा। लाइकवाइज दिस ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं चेक करूं तो फर्स्ट तो मेरा कैंसिल आउट ही हो गया। फोर्थ ऑप्शन को देखती हूं मैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछा है? H माइनस TS। तो याद आया कि डेल्टा G जो होता था वही होता था H माइनस TS, या फिर आप कह सकते हैं T डेल्टा S। नॉर्मल फॉर्म में लिख लो। गिब्स फ्री एनर्जी की यहां मैं बात कर रही हूं, और जब हम गिब्स के चेंज की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स कि ये भी स्टेट फंक्शन तो है, ये भी और ये भी, और कहा क्या है? नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहां से सीधा हमें आंसर दिख गया है कि Q जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, और W जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है। तो ऑप्शन में फटाफट से पिक कर लो जो हमारे पास है, ये रहा ऑप्शन नंबर B। हमें क्लियर हो गया कि Q एंड W आर नॉट द स्टेट फंक्शंस, दे आर व्हाट? दे आर पाथ फंक्शंस। चलो चेक करते हैं स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स आर दोज, ये किन के लिए मैंने लिख के दिया है जो भूल जाते हैं, तो प्लीज मस्ट करेक्ट, आर दोज विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ द स्टेट वॉज रीच्ड। अब हमें जब मिठाई खानी है या चॉकलेट खानी है, तो हमें सिर्फ चॉकलेट इंपॉर्टेंट है, वो कहां से आई, किसने दिलाई, क्यों, दैट डजंट मैटर। सो यू आर टोटली स्टेट डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है। अब ये मैंने अभी बताया था कि स्टेट फंक्शन है ये दोनों, ये इंटरनल एनर्जी का केस है, और ये किसका? गिब्स फ्री एनर्जी का केस है। साथ साथ पाथ फंक्शन भी यहाँ पर स्पेसिफाइड है, आर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, वर्क एंड हीट आर व्हाट? पाथ फंक्शंस। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दोज आर नॉट स्टेट फंक्शंस। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो क्यों करेक्ट है। कर लेंगे, नॉट लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल। अब ध्यान से सुनना, लैंग्वेज क्या कह रही है। पहले कहा है कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, लेकिन साथ साथ कैसा है? इंसुलेटेड, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, और वहां पर लिक्विड को स्टिर किया जा रहा है एक पैडल के थ्रू, किस लिए? जिससे टेम्परेचर वहां पर उस कंटेनर का क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए।
अब आपसे पूछा गया है कि ये जो नीचे रिलेशंस दिए गए हैं एज पर द वर्क कंटेनर पे जो हो रहा है, कौन सा रिलेशन इनमें से ठीक है। तो अगर मैं 1 to 1 एक बार इस चीज़ को चेक करूं तो आपको पता है कि अगर वर्क के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो क्या होता है। अब यहाँ पहली चीज़ 1 to 1 क्या चेक करोगे, लिक्विड को स्टिर किया जा रहा है किसी पैडल से, तो मैं ये कह सकती हूँ मतलब यहाँ वर्क डन तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आप जब उसको स्टिर करवा रहे हैं पैडल से मीन्स कुछ वर्क तो यहाँ हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ ऑल ओके, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में मैं ये कह सकती हूँ कि होल ओवर अगर एनर्जी को रिलेट करोगे तो यहाँ पर हीट आप एक्सटर्नली कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहा क्यों हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्या, ज़ीरो। बात आई समझ में। तो ऑन एंड ऑन अगर मैं इसको रिलेट करूं तो क्या आप ये कह दोगे डेल्टा E इज इक्वल्स टू W नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और क्या है हमारा Q भी ज़ीरो है। अगर मैं ये रिलेशन देखूं तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। आइए इसको क्रॉस चेक करते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W, और यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं है क्योंकि पैडल को आप घुमा रहे हैं, तभी जाके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्टिरर के थ्रू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। अब कहा है कि सिस्टम क्लोज्ड है एंड इंसुलेटेड, तो यहाँ पर हीट का तो कोई एक्सचेंज या फिर ना प्रोवाइड कर सकते ना ही बाहर जा सकती, कोई इन एंड आउट प्रोसेस नहीं है, तो Q इज इक्वल्स टू जीरो और पैडल वर्क डन हो रहा है, तो क्या कहा, W इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बात समझ में आ गई हमारे रिलेशनशिप की। तो आपने कहा टेम्परेचर एंड हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट इंक्रीजेस, सो दैट डेल्टा E इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एज W इज नॉट ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, बट Q इक्वल्स टू ज़ीरो। आगे बात समझ में। वर्क तो वहाँ हो ही रहा है ना, आप पैडल घुमा रहे हो तो वर्क तो कुछ हो ही रहा है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो नहीं है, कुछ वर्क तो हो रहा है। बात समझ में आ गई। और Q ज़ीरो क्यों है यहाँ पर, क्योंकि उसने इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर कहा है। यही चीज़ें आपको पिक करनी है लैंग्वेज से। तो बात समझ में आ गई। चलिए कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, सही ऑप्शन टिक लगाया था अपन ने, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। अब आपसे यहाँ पूछी गई है करेक्ट इक्वेशन, तो अब आपको बस क्या करना है, रिलेशन चेक करने हैं। तो चलो 1 to 1 चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो डेल W प्लस डेल Q नहीं होता। यहाँ देखें तो डेल U इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। इंटरनल एनर्जी के लिए पूछा गया है, यही इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो लीजिए, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जहाँ पर डेल्टा U हमारा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा Q क्या है, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एंड W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमें पता है। रिलेशन हमने अभी देख लिया, ये रहा डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस W, क्योंकि आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है, कर लेंगे, थियोरेटिकल था टोटली, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए था तो क्या, फॉर्मूला। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑप्शन, पहला पॉइंट करेक्ट देखना है, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। किसका फ्री एक्सपेंशन देखना है आपको, आइडियल गैस का अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तीनों चीज़ें रिलेट करना। अब पहली चीज़ फ्री एक्सपेंशन, दूसरी चीज़ एडियाबैटिक कंडीशंस की यहाँ पर बात की गई है। तो आ जाओ, सबसे पहले अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूँ तो आपको पता है P एक्सटर्नल यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, और वर्क के फॉर्म में हमने जब कभी भी लिखा है तो क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही कहा गया है। अब आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में बात की गई है तो होल ओवर लो मैंने कह दिया ज़ीरो, ठीक है। अब क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, तो आपने कहा Q हो गया मेरा ज़ीरो एडियाबेटिक के रिस्पेक्ट में। अब जब एडियाबेटिक के रिस्पेक्ट में ये हो गया, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, क्या था वो, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो ये भी क्या हो गया मेरे लिए, होल ओवर ज़ीरो। तो आपने कहा इसका मतलब तो क्या हुआ कि टोटल इंटरनल एनर्जी जो है किसकी, आइडियल गैस की, वो क्या होगी, वो फंक्शन है टेम्परेचर का। दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर डेल्टा T इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो।
कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पिक करना था, यहाँ पर लैंग्वेज पिक करनी थी। अब आपने देख लिया W हमारा कोई है ही नहीं, Q हमारा यहाँ 0, साथ साथ डेल्टा U 0, डेल्टा T 0। अब हम यहाँ से इस रिलेशन को देखें तो ये लीजिए आपके सामने, ओवरऑल आइडियल गैस के लिए ऑल द थिंग्स आर व्हाट इन एडियाबेटिक कंडीशंस 0, क्योंकि आपने अभी कहा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, अब एडियाबेटिक नहीं है, आइसोथर्मल है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर। ठीक है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर आपको, 2 बार। अब आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय द गैस, तो सबसे पहले तो कंडीशन लिखोगे कौन सी है, आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल में भी आपको कहा गया है कि गैस जो है वो कितने पे एक्सपैंड हो रही है, 300 केल्विन पे। तो मैं कह दूं टेम्परेचर यहाँ मेरा कितना हो गया, 300 केल्विन। अगर प्रेशर की बात की जाए, एक्सपैंड हो रही है कितने से कितने लीटर, फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर। तो क्या ये इनिशियल और फाइनल की बात हो गई, बिल्कुल हो गई। आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V वाला, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और प्रेशर आपको यहाँ पर, ये आपके वॉल्यूम की बात हो गई, और प्रेशर है आपका 2 बार। ठीक है, चीज़ें याद रख लोगे जो मैं बता रही हूँ। अब साथ साथ याद क्या रखना है, देखो यहाँ आपको सारी की सारी टर्म्स अलग हैं और आंसर आपका जूल्स में है। तो क्या करोगे, होल ओवर रिजल्टेंट आते ही जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना 101.325 से, ख़त्म। आ जाओ, बात समझ में आ गई, सॉल्व कर लें इसको। चलो क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि बात हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस के रिस्पेक्ट से। तो आपने कहा -P एक्सटर्नल डेल्टा V, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दूं। और ये कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल वाली बात हो रही है, लेकिन हम किस रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं इसको, जब लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो P एक्सटर्नल कितना है, 2 बार आ गया, माइनस हमारे फॉर्मूले में है -2 बार। अब यहाँ से कितने 0.25 लीटर से 0.1 लीटर, तो मैं माइनस क्या करूँगी, 0.25 माइनस 0.1 कर दिया, मेरे पास आ गया 0.15। ये मेरा माइनस का 2 मल्टीप्लाई करा लिया। अभी लीटर बार में ही चल रहा है सारा काम। ठीक है, यहाँ लीटर बार में आ गया, यहाँ आपने इस 0.30 इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आ गया 0.30। और साथ साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, सी दैट 1 लीटर बार इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। इन्होंने इस टर्म के लिए पहले आपको दे दिया है, कई बार आपको नहीं पता होती तो इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये ना लेके आपको एक एजम्पशन बेस दे दिया कि 100 जूल यहाँ पर आपको गिवन है। तो ठीक है, हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 0.30 का 100 जूल से, आपका रिजल्टेंट आ गया -30 जूल्स। कर लोगे, आ जाओ ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ है -30 जूल्स, ये रहा। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था, क्वेश्चन से लैंग्वेज पिक करनी है, लैंग्वेज से आपको पहले वेरिएबल्स लिखने हैं जो आपके पास गिवन है, सारी चीज़ गिवन है, सिर्फ आपको क्या करना था, फॉर्मूले में रखना था। और फॉर्मूला क्या था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और इसी को हमने और खोल के लिख दिया था -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इनको आपने यहाँ पुट कर दिया। अब ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, लेकिन इन्होंने गिवन दी थी भाई 100 जूल से इसको यूज़ करो, तो 100 जूल से कर लिया। जहाँ ना दिया हो तो आपको आइडियली पता होना चाहिए कितना होता है, अराउंड 101.32 कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ बात हो रही है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन। 2 कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात की गई है, एक है आइसोथर्मल और दूसरी है एडियाबेटिक। अब ये आपको फिगर में शोन है, तो पहले तो हम चेक करते हैं कौन सी आइसोथर्मल है और कौन सी एडियाबेटिक। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ A to B, तो आप इसको क्या कहेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन। नोट इट डाउन, ठीक है। और मैं बात करूं अगर A to C के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको कहेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये लीजिए, तो हमें ग्राफ से पहले ये समझ में आ गया कि कब तो ये एडियाबेटिक होगा और कब ये आइसोथर्मल होगा, ठीक है।
प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात की जाएगी। तो चलो अब देखो, क्या मैंने भी यही लिखा, ए बी आइसोथर्मल है, ए सी एडियाबेटिक है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से, अभी तो हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, आपने ग्राफ देख के पहले चीज़ पिक की है। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। लो, गलत करवाना है इसको, चेक कर लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन क्लियर हो गया, ए टू बी में हमारा कौन था, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए टू सी में हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि इन दोनों केसेस की कंडीशन को देखते हुए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो चलो इनकरेक्ट में पहला ऑप्शन में देखूं अगर कि डेल्टा एस आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा एस एडियाबेटिक, ये बात तो सही है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखूं, टी ए इक्वल्स टू टी बी, आइसोथर्मल और उसके दोनों के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये भी ठीक है। डब्ल्यू आइसोथर्मल इज ऑल्सो ग्रेटर देन एडियाबेटिक। अब आपसे पूछा है, गलत पूछा है, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। सही यहाँ पर क्या होता, जब टी सी लेस देन होता टी ए के, तो ये सही होता। यहाँ पर ये गलत है, और अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल सही आंसर है फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? चलो तो चलो इसको चेक कर लो। क्या कहा है, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी, हमें पता है फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। सो फाइनल टेम्परेचर दैट इज टी सी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज लेस देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर। ये होता है आपका ट्रू रिलेशन। वहाँ आपको क्या दिया था, टी सी ग्रेटर दिया हुआ था। समझ गए? कैसे पिक करोगे, इसलिए ये गलत है। एग्जाम के पॉइंट से सही है क्योंकि एग्जाम ने आपसे पूछा ही गलत है ना। चलो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले एक बार चेक करते हैं। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। क्या कहा गया है, इंसुलेटेड कंटेनर की बात हो रही है। पहली चीज, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और प्रेशर हमको कितना गिवन है, दैट इज 2.5 ATM। पहले तो जो जो चीजें गिवन है हम एक बार उनको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि है 2.5 ATM फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.50 लीटर्स टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.50 लीटर। अब यहाँ हमें वॉल्यूम रेंजेस भी दोनों मिल गई हैं, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है और फाइनल भी। यानी अगर मैं कहूँ तो V1 हमारा क्या है, या फिर VI दैट इज 2.50 लीटर, और VF जो है वो क्या है, दैट इज 4.50 लीटर्स। ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू ऑफ अ गैस इन जूल्स। अब यहां पर आपको डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वही हमने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया है इसके बेसिस पे, मैंने आपको बताया था। तो ये लीजिए, पहले इसको करते हैं थोड़ा सा साइड, स्पेस बनाते हैं क्वेश्चन वाला, ठीक है। कौन से फॉर्मूले में रख दोगे, आपको फॉर्मूला यूज करना है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इसी डेल्टा वी को हमने चेंज किया था माइनस पी एक्सटर्नल दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहां वैल्यूज रख देंगे हम। वैल्यू हमारी क्या क्या है चेक कर लो। हमारे पास एक्सटर्नल इसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज माइनस 2.5, प्रेशर हमें गिवन है, फाइनल कितना है 4.50 माइनस 2.50। कर लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्टेंट। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आपको फॉर्मूले के अंदर चीजें पुट करनी है। चलो अब देखो, यही फॉर्मूला है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहां मैंने प्रेशर की वैल्यू रख दी है, और ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है। यहां से आपने ओवरऑल चेक किया तो ये आ गया 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया -5 लीटर ATM। ठीक है। अब हमें वैल्यू किसमें फाइंड आउट करनी है, जूल्स में, और मैंने आपको बोला था जूल्स आ जाए तो सीधा 101.325 से मल्टीप्लाई कर देना जूल में कन्वर्ट करने को। तो यहां मैंने कितनी वैल्यू ली है, सेम वही जूल कन्वर्जन की। मेरे पास रिजल्टेंट आ गया दैट इज -506.625। अभी आपने यहां पर क्या निकाला है, वर्क डन निकाला है, और आपसे पूछा क्या गया है, इंटरनल एनर्जी। तो देखिए अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्योंकि कहा गया है कि कंटेनर कैसा है, इंसुलेटेड कंटेनर है, मींस व्हाट, यहां पर क्यू तो 0 हो गया। अब जब इस फॉर्मूले में अगर मैंने 0 रख दिया तो होल ओवर इंटरनल एनर्जी भी मेरी क्या हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। यानी कि जो वर्क डन मेरा आया है एग्जैक्टली वही आपका यहां पर क्या होगी, इंटरनल एनर्जी, बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट द कंटेनर इज इंसुलेटेड। तो
तो लैंग्वेज को जरूर ध्यान देना है। तो आपका रिजल्टेंट क्या आया, दैट इज -506.625 जूल्स। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं इसको, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो इस तरीके से आप सीधा फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, साथ साथ लैंग्वेज देखेंगे। आपने यहाँ पर वर्क डन निकाला था, फिर आपसे पूछा गया था इंटरनल एनर्जी क्योंकि कंटेनर आपका इंसुलेटेड था, तो आपने कहा यहाँ पर Q क्या है, 0 हो गया। Q 0 हुआ तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के, टोटल वर्क डन जो हुआ। तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही है। क्लियर कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मोनोएटॉमिक गैसेस के रिस्पेक्ट में। A एंड B एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर आर मिक्स्ड, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं। अब आपसे पूछा गया है रेशो स्पेसिफिक हीट का, मतलब CP/CV का रेशो आपको निकालना है। और अगर होपफुली याद है तो याद होगा 5/2R एंड 3/2R। सिर्फ आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए मैं CP की बात करूं तो आप कहेंगे 5/2R, और CV की बात की जाए तो आप कहेंगे 3/2R। सेम वॉल्यूम में हम यहां बात कर रहे हैं, तो CP/CV निकालना है तो क्या कर दोगे, दिस बाय दिस, ये आपका C। तो CP/CV आपने चेक किया 5/2R अपॉन 3/2R, होल ओवर क्रॉस कर दिया, ए से ये कट गया, 5/3 दैट इज इक्वल्स टू 1.67। कितना ईजी था, मोनोएटॉमिक में पूछा था, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये लो 1.67 कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस 3 एक्सपैंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। अब आपसे यहां पूछा गया है वर्क डन कितना होगा, क्या कह रहा है वो, 3 मोल्स। गौर से सुन लेना, 3 मोल्स। तो चलो, सिंस द आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, अब जब वैक्यूम में बोल दिया 3 बोल दे, 4 बोल दे, 50 बोल दे, आपके पास जब P एक्सटर्नल ही 0 है तो मोल्स कितने भी हो, वर्क डन 0 ही रहेगा। लैंग्वेज क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। अब यहां आपको जूल की वैल्यू दे रखी है, 1 लीटर ATM इज इक्वल्स टू 101.32 जूल्स। सेम वही चीज इनिशियल टू फाइनल में रखना है। लो फॉर्मूला कर लो यार, इसको सॉल्व, मैं नहीं बतानी, करो सॉल्व, चेक कर लो। -P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम चेंज, अब ये -3 इंटू 6 - 4, अभी जूल में चेंज करते चलो, मल्टीप्लाई इससे करा दिया, क्या हो गया, इधर 2 बचे हैं, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 101.32, और ये आपके पास आ गया ये लो रिजल्टेंट। ऑन एंड ऑन इसको ये भी लिख सकते हैं, कर लोगे या नहीं, करना तो पड़ेगा। ये रहा। अब देख रहे हो इस क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, और कितने प्यारे कितने ईजी क्वेश्चन है भाई, सब दिया है। एक सिंगल चीज़ भी तो तुमसे नहीं पूछी, सिर्फ तुमसे एक है, देवताओं फॉर्मूला याद रख लो, और जो फॉर्मूला 1000 बार रिपीट हो रहा है ना तो उसे रट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बताओगे। फॉर द रिएक्शन ढंग से देखना, C3H8 गैसियस है प्लस 5O2 गैसियस है, गिव्स 3CO2 गैसियस प्लस 4H2O लिक्विड। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे 3 टर्म्स तो गैसियस फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब आपसे पूछा है यहाँ पर डेल्टा H माइनस डेल E इज क्या होगा, तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ टोटल मोल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ 6 मोल हो गए, यहाँ 3 मोल्स हो गए, हुए या नहीं। तो चलो रिलेशन चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ सबसे पहले तुमने क्या निकाला है, डेल्टा NG, मैंने अभी बताया 3 और 6, तो माइनस कर दो, 3 - 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। रख दो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को, डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा H माइनस डेल्टा E। इसको चेंज ही तो क्या है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ, मैंने इधर ले लिया, डेल्टा H माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू P डेल V आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इस रिलेशन को देखूँ, P डेल V मेरा क्या होता है, डेल्टा NG/RT, और आपको ऑप्शन में RT के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है, दोनों ही गैस कांस्टेंट है, ठीक है। R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, वो आपसे आगे उसने पूछे नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा है डेल्टा NG, और ये आपने अभी निकाला है, क्या हो जाएगा, -3RT। कितने प्यारे क्वेश्चन है धर्मों के, देख लो, कर लोगे। चलो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? The three thermochemical equations are given below. आपको 3 thermochemical equations यहाँ पर दी हुई हैं. Thermochemical equation means सबसे पहले क्या चेक करोगे? बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है. ठीक है, अब बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग के अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है साथ साथ प्रोसेस को, दैट द प्रोसेस इज अ सिंगल स्टेप और अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. सबसे पहले इक्वेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2. तो ये जो है यहां आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट स्टेप प्रोसेस. फाइन, यहां से आपको याद आ जाना चाहिए हेस लॉ. हम लोगों ने हेस लॉ में डिस्कस किया था कि सिंगल स्टेप प्रोसेस हो या मल्टी स्टेप प्रोसेस हो, होल ओवर हमारा जो एंथैल्पी है वो एग्जैक्टली नियरली सेम आएगा, चाहे वो डायरेक्ट स्टेप प्रोसेस से निकाला गया है या फिर मल्टी स्टेप प्रोसेस से. तो चलिए सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं. यहां आपने देखा कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO. अभी आपका मोनोऑक्साइड का केस बना है, दैट इज नॉट कंप्लीटली CO2. यहां आपको CO2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में एक और ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी. चलो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक और ऑक्सीजन ऐड करा दो, क्या बन गया? CO2. अब आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है, सो इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये हेस लॉ का कॉज है. अब यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे पहले एंथैल्पी चेक करनी है. अगर मैं डायरेक्ट स्टेप वाले की बात करूं तो आप देख रहे हैं एंथैल्पी कितनी है? x मोल. और जो डुअल प्रोसेस है इसमें आप कहेंगे इसकी y मोल और इसकी z मोल है. अब यहां आपको न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दी गई हैं, तो एक टेंशन तो वैसे ही खत्म कि आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है. तो आंसर भी आपको इसी ऑर्डर में पूछा गया होगा. तो चलो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन चेक कर लें. अब क्या पूछा गया है? बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशनशिप गिवन बिलो इज करेक्ट. तो आपको सबसे पहले यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो आ जाओ बैक टू वर्क. यहां अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, ये मेरे x मोल्स हैं और यहाँ कितने हैं? y और z मोल्स. और मुझे दिख रहा है कि ये रिएक्शन बनाने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा. तो कर दो. क्या हो गया? x इक्वल्स टू y प्लस z. चेक कर लें ऑप्शन में. आ जाओ, ये रहा. सो इट इज एन कॉज ऑफ हेस लॉ. कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ क्रॉस चेक कराती हूँ. सो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड. तो यही अपन ने चेक किया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कर लेंगे बढ़िया से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13. क्या कहा गया है? नाउ कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस. आपको इक्वेशंस दी गई हैं, साथ साथ उनकी एंथैल्पी जो है अब आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में दी हुई हैं. तो अब आपको चेक करना है सबसे पहले प्रोसेस में पूछा क्या गया है. तो देखो, अगर पूछा गया है हाफ A से B बन रहा है, तो आपकी जो एंथैल्पी है दैट इज प्लस 150. 3B से 2C प्लस D इक्वेशन अराइज हुई है, तो यहाँ एंथैल्पी है आपकी माइनस 125. थर्ड केस में है E प्लस A गिव्स 2D. तो यहां आपने कहा कि आपके पास एंथैल्पी कितनी है? माइनस 350. तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको कैलकुलेट करना है B प्लस DE प्लस 2C. अब आपको इसके लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है. क्या करोगे? सिंपल सा, तीनों एंथैल्पीज को ऐड कर दो, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा. इस केस के लिए चेक कर लो. एडिंग ऑल द इक्वेशंस, A प्लस 2B से हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कितना है? 300 किलो जूल्स. यही है ना? कहाँ गया ये? चेंज कर दिया यार ये. ओके, सही हो तुम. आ जाओ. देखो, ये आपने देखा. अब क्या कर रही हूं मैं? A से 2B बना रही हूं. पहले हाफ A से B था, अब 2B हो गया तो जस्ट डबल हो जाएगा. वही किया है. तो लो, तुम्हारे पास कितना हो गया? 300. और वहां पे सिंबल क्या था? प्लस में था. अब यहां आपको, क्योंकि कैलकुलेट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? B प्लस DE प्लस 2C. लिख लो, B प्लस DE प्लस 2C. तो क्या करोगे? तीनों को ऐड ही तो करोगे. सेकंड ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? माइनस का 125. यहां इसमें कंफ्यूज मत होना कि वहां 150 दिया है, यहां 300 कैसे आ गया. ये चेक करना कि यहां 2B है, इसलिए ये 300 हुआ है. देन यहां आपको वैल्यू गिवन है कितनी? माइनस 350. तीनों को ऐड करा दो फटाफट से. करो, सिंपल मैथ से एडिशन करना तो आता है. क्या हो जाएगा? B प्लस D गिव्स इक्वेशन E प्लस 2C, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल्स टू 300
-125 -350 होल ओवर रिजल्टेंट आपके पास आ जाता है ये लो -175 किलो जूल पर मोल लिख लो, मोल इनवर्स लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन में चेक करो कहाँ है, ये लो। अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, कर लोगे, समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूज मत होना, गलती यहाँ करके आते हो कि यहाँ 300 कैसे आया, समझ में आ गया कि 300 कैसे आया, हमने यहाँ 2b के रिस्पेक्ट में बात की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट एफ फॉर द प्रोडक्ट। रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपने ये रिएक्शंस चेक करो। N2 + O3 गिव्स N2O3, ठीक है। CH4 + ट्वाइस ऑफ Cl2 गिव्स CH2Cl2, लिक्विड में है, प्लस 2HCl। फिर Xe + 2F2 गिव्स XeF4। अब आपको कहा गया है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पर डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन के इक्वल है प्रोडक्ट के। तो आप देखेंगे ये जो रिलेशन है यहाँ पर तीनों का स्टेट जो है स्टेट सेम है, साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की गई है, तो आप मोल्स के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट डेल्टा एच रिएक्शन की मैं बात करूंगी, आपने कहा इस इक्वेशन में रख दिया डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर Xe(F4) माइनस फॉर्मेशन फॉर Xe + F2, यही हम कह रहे थे रिएक्शन के बिहाफ पे। अब आपने एंथैल्पीज चेक करनी है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस कौन कौन है, ज़ीनॉन एंड F2, तो आपने दोनों को ले लिया। अब यहाँ दोनों के ही रिस्पेक्ट में क्या है, एंथैल्पीज 0 है, मींस डेल्टा एच जो है वो आपका 0 है, ये लो। सो आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू XeF4। सो आपका जो रिलेशन है इक्वेशन सी है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। The heat of combustion of carbon to CO2 कितना दे रखा है, -393.5 किलो जूल पर मोल। अब यहां आपको बताना है द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2, ये आपको चेक करना है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। तो आप वही क्या करोगे, सेम हीट ऑफ कंबशन वाले फॉर्मूले पर अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे कार्बन + O2 के रिस्पेक्ट में, आपने कहा CO2 आपको हीट कितनी दे रखी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ आप देखेंगे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है कितने फॉर्मेशन पे, 44 ग्राम ऑफ CO2 पे, वो कितना है 393.5, और जो रिलीज हो रहा है कितने में, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के रिस्पेक्ट में पूछा है। रिलीज आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में मैं पुट कर दूँ 393.5 डिवाइड बाय 44, ये लो, इंटू 35.2 मोलर मास से ही तो डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आ गया 314.8। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 315, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कहाँ है 315, ये रहा, ये लो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस मैक्सिमम चेक करने हैं। बात आ रही है समझ में, समझनी तो पड़ेगी। अब जब बात समझ में आ गई है तो ढंग से एक बार इनको क्लियर करो थॉट में, एक बार खुद से कॉपी पेन उठाओ, सारे क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करके देखो। नहीं हो रहे हैं देख के करो, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ आएगी, क्योंकि बेटा ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तब तक मामला क्लियर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक तैयारी करो बढ़िया से। थैंक यू।